द हिस्ट्री कासल में आपका स्वागत है, जहां इतिहास की सुनहरी कहानियां जीवंत हो उठती हैं। आज हम जानेंगे कि गुप्त साम्राज्य को क्यों कहा जाता है भारत का स्वर्ण युग। राजनीतिक स्थिरता और सुदृढ़ प्रशासन। गुप्त साम्राज्य का काल भारतीय इतिहास में एक ऐसा दौर था जब राजनीतिक एकता और सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था ने पूरे उपमहाद्वीप को स्थिरता प्रदान की। इस युग में सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे शक्तिशाली शासकों ने एक विशाल और संगठित साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने न केवल सैन्य शक्ति से सीमाओं की रक्षा की, बल्कि कुशल कूटनीति और राजनयिक संबंधों के माध्यम से पड़ोसी राज्यों के साथ सामंजस्य बनाए रखा। गुप्त शासकों ने विकेंद्रित प्रशासनिक ढांचा अपनाया, जिसमें स्थानीय प्रशासन को पर्याप्त अधिकार दिए गए। इससे गांवों और नगरों का प्रबंधन प्रभावी हुआ और जनता में शासन के प्रति विश्वास बढ़ा। कानून व्यवस्था मजबूत होने के कारण व्यापार, कृषि और उद्योग का निरंतर विकास हुआ। इस काल में धार्मिक सहिष्णुता और न्यायपूर्ण शासन की नीति ने समाज में स्थिरता बनाए रखी। राज्य की मुद्रा प्रणाली, भूमि राजस्व नीति और सुव्यवस्थित कर संग्रह पद्धति ने आर्थिक मजबूती को बढ़ावा दिया। शांति और स्थिरता के कारण कला, साहित्य और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में भी अद्वितीय प्रगति संभव हो पाई। गुप्त साम्राज्य का यह राजनीतिक संतुलन और प्रशासनिक दक्षता ही वह आधार था जिस पर भारत का स्वर्ण युग खड़ा हुआ। यह काल न केवल शासन कला का उत्कृष्ट उदाहरण है, बल्कि यह दिखाता है कि सुदृढ़ नेतृत्व और संगठित नीतियां किसी भी सभ्यता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती हैं। विज्ञान और गणित में उन्नति। गुप्त साम्राज्य का युग भारतीय विज्ञान और गणित के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय है। इस काल में आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त जैसे महान वैज्ञानिकों और गणितज्ञों ने अद्वितीय योगदान दिए। आर्यभट्ट ने शून्य यानी शून्य की संकल्पना को स्पष्ट किया और दशमलव पद्धति का विकास किया, जिसने विश्व गणित को नई दिशा दी। उन्होंने ग्रहों की गति, पाई का मान और सौर वर्ष की सटीक गणना की, जो आज भी अद्भुत मानी जाती है। वराहमिहिर ने खगोल विज्ञान और ज्योतिष में अद्वितीय शोध किया। उनकी पुस्तक पंच सिद्धांतिका में ग्रह नक्षत्रों की गणना, ग्रहण की भविष्यवाणी और मौसम विज्ञान संबंधी जानकारियां संकलित थीं। इस युग में गणित का प्रयोग न केवल खगोल शास्त्र में, बल्कि वास्तुकला, सर्वेक्षण और व्यापार में भी व्यापक रूप से हुआ। गुप्त काल में बीजगणित, त्रिकोणमिति और ज्यामिति के सिद्धांतों का विस्तार हुआ। ब्रह्मगुप्त ने ऋणात्मक संख्याओं और शून्य के साथ गणितीय क्रियाओं को परिभाषित किया। इन खोजों ने न केवल भारत को, बल्कि अरब और यूरोप की वैज्ञानिक प्रगति को भी गहराई से प्रभावित किया। विज्ञान और गणित की इस उन्नति ने शिक्षा और अनुसंधान को नया आयाम दिया। यही कारण है कि गुप्त युग को विश्व वैज्ञानिक इतिहास में भी स्वर्ण युग कहा जाता है। कला, वास्तुकला और साहित्य का उत्कर्ष। गुप्त साम्राज्य के समय भारतीय कला, वास्तुकला और साहित्य ने अद्वितीय समृद्धि हासिल की। इस युग को भारतीय शास्त्रीय कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त काल की मूर्तियां अपनी सौंदर्यपूर्ण अनुपात और सूक्ष्म नक्काशी के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनमें धार्मिक भावना और मानवीय भावनाओं का अद्भुत संतुलन दिखाई देता है। वास्तुकला में अजंता की गुफाएं और सांची के स्तूप जैसे स्मारक इस युग की कलात्मक उत्कृष्टता के उदाहरण हैं। मंदिर निर्माण में नागर शैली का विकास हुआ, जिसमें ऊंचे शिखर, अलंकृत तोरण और कलात्मक गर्भगृह विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। साहित्य के क्षेत्र में कालिदास जैसे कवि नाटककारों ने संस्कृत साहित्य को वैश्विक ख्याति दिलाई। अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत जैसे ग्रंथों ने न केवल भारत में, बल्कि विदेशों में भी लोकप्रियता पाई। इस काल में धार्मिक ग्रंथ, पुराण और दर्शन शास्त्र का भी व्यापक संकलन हुआ। कला, वास्तुकला और साहित्य का यह उत्कर्ष गुप्त युग को सांस्कृतिक महानता की ऊंचाइयों तक ले गया, जिससे यह काल इतिहास में अमर हो गया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है,
तो अभी के अभी हमारे चैनल द हिस्ट्री कैसल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिख रही घंटी को भी दबा दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आर्थिक समृद्धि और व्यापार का विस्तार। गुप्त युग में भारत ने आर्थिक समृद्धि और व्यापारिक विस्तार के क्षेत्र में अद्वितीय प्रगति की। स्थिर शासन और सुरक्षित सीमाओं के कारण कृषि, हस्तशिल्प और उद्योगों का विकास तेजी से हुआ। उपजाऊ भूमि और उन्नत सिंचाई व्यवस्था ने अनाज, कपास और गन्ने जैसी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया। इस काल में सोने चांदी के सिक्कों का व्यापक प्रचलन था, जो न केवल आंतरिक बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी इस्तेमाल होते थे। भारत से रेशम मार्ग और समुद्री व्यापार मार्गों के जरिए दक्षिण पूर्व एशिया, रोमन साम्राज्य और अरब देशों तक वस्तुओं का निर्यात होता था। मसाले, कीमती रत्न, वस्त्र और धातु के सामान भारतीय व्यापार की प्रमुख वस्तुएं थीं। गुप्त साम्राज्य के नगर जैसे पाटलिपुत्र, उज्जैन और ताम्रलिप्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र बन गए थे। इन व्यापारिक गतिविधियों ने न केवल आर्थिक मजबूती दी, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा दिया। आर्थिक समृद्धि के इस दौर ने गुप्त युग को सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए मजबूत आधार प्रदान किया, जिससे ये काल वास्तव में भारत का स्वर्ण युग बन गया। धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक समन्वय। गुप्त साम्राज्य का एक प्रमुख गुण था धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक समन्वय, जिसने इसे सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूत बनाया। इस युग में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का समान रूप से सम्मान किया गया। गुप्त शासकों ने मंदिरों, विहारों और स्तूपों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया, जिससे धार्मिक संस्थाएं शिक्षा और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में विकसित हुईं। सम्राट समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे शासकों ने धार्मिक स्वतंत्रता की नीति अपनाई, जिसके कारण विभिन्न पंथों और मतों के लोग शांतिपूर्वक साथ रहते थे। विदेशी यात्रियों जैसे फाहियान ने भी अपने लेखों में गुप्त युग की धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक सौहार्द की प्रशंसा की है। सांस्कृतिक समन्वय का परिणाम यह हुआ कि कला, संगीत, नृत्य, साहित्य और दर्शन में विभिन्न परंपराओं का संगम देखने को मिला। धार्मिक ग्रंथों के साथ साथ सांस्कृतिक उत्सव और लोक परंपराएं भी फली फूलीं। इस सहिष्णु और समावेशी दृष्टिकोण ने गुप्त युग को एक आदर्श सभ्यता के रूप में स्थापित किया, जहां विविधता में एकता का सच्चा उदाहरण मिलता है। शिक्षा और ज्ञान में उपलब्धियां। गुप्त युग में शिक्षा और ज्ञान का स्तर अपने चरम पर पहुंचा। ये काल प्राचीन भारतीय विद्यापीठों और गुरुकुलों के लिए स्वर्णिम समय था। नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला जैसे शिक्षा केंद्र विश्व भर से विद्वानों और छात्रों को आकर्षित करते थे। यहाँ वेद, व्याकरण, गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा और दर्शन की उच्च स्तरीय शिक्षा दी जाती थी। इस युग में संस्कृत भाषा को विशेष प्रतिष्ठा मिली। कालिदास, आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे विद्वानों के कार्य शिक्षा और अनुसंधान के स्तर को दर्शाते हैं। पाठ्यक्रम केवल धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं था, बल्कि विज्ञान, कला और तर्कशास्त्र को भी समान महत्व दिया जाता था। गुप्त शासकों ने शिक्षा संस्थानों को भूमि अनुदान और आर्थिक सहायता दी, जिससे ज्ञान का प्रसार हुआ। इस समय हस्तलिखित पांडुलिपियों और ग्रंथालयों का भी विकास हुआ, जहां बहुमूल्य ज्ञान संरक्षित रहता था। गुप्त काल की शिक्षा व्यवस्था ने न केवल भारत में बल्कि एशिया के अन्य क्षेत्रों में भी बौद्धिक और सांस्कृतिक प्रभाव छोड़ा, जिससे ये युग वैश्विक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बन गया। शहरी केंद्रों और बुनियादी ढांचे का विकास। गुप्त युग ने भारत के शहरी केंद्र और बुनियादी ढांचे का विकास उल्लेखनीय रूप से हुआ। पाटलिपुत्र, उज्जैन, ताम्रलिप्त, कौशांबी और मथुरा जैसे नगर व्यापार, प्रशासन और सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र बन गए थे। इन शहरों में चौड़ी सड़कों, सुव्यवस्थित बाजारों, जल निकासी प्रणाली और सार्वजनिक भवनों की योजना दर्शाती है कि शहरी नियोजन कितना उन्नत था। समुद्री बंदरगाहों का विस्तार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए किया गया, जिससे दक्षिण पूर्व एशिया, अरब और भूमध्य सागर के देशों से संपर्क बढ़ा। आंतरिक परिवहन के लिए सड़कों और पुलों का निर्माण हुआ, जिससे व्यापारिक मार्ग सुरक्षित और तेज बने। नगरों में धर्मशालाएं, जलाशय और सार्वजनिक उद्यान जैसी सुविधाएं भी विकसित की गईं।
प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया कि शहरों में न केवल आर्थिक गतिविधियां फलें फूलें, बल्कि नागरिकों का जीवन भी आरामदायक और सुरक्षित हो। इस विकसित शहरी और बुनियादी ढांचे ने गुप्त युग को आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक प्रगति का केंद्र बना दिया, जिससे यह काल भारत के इतिहास में अमर हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये ऐतिहासिक यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर जरूर करें ताकि हमारा इतिहास हर घर तक पहुंचे। आपके एक एक लाइक और कमेंट से हमें नई कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। हम फिर मिलेंगे द हिस्ट्री कैसल पर एक और रोचक और प्रेरणादायक किस्से के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, अपने अतीत से जुड़िए और गर्व से कहिए, हम भारतीय हैं और हमारा इतिहास महान है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।